नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के द टॉक टाइम शो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। टॉक टाइम में हम आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो बहुत नामी गिरामी या जिन्होंने काफ़ी ख्याति पाई होती है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 5 बार के सांसद हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो हैं लक्ष्मण सिंह जी। धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ब्रजेश। और आपका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। इतनी कम उम्र में आपने 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक हैं, और अब आपको थोड़ा जो ब्रेक मिला है किसी पार्टी के इतर, तो कैसा लग रहा है? देखिए, एक कुछ नया करने का अवसर मिला है और मैं ये मानता हूँ कि लोग भले कितना प्रयास करें आपको घर बिठाने का, आपको सिस्टम से निकालने का, पार्टी से निकालने का, मैं इसमें एक अवसर देखता हूँ। और ब्रजेश जी, मैं 40 साल मैंने राजनीति करी है। मैं अपने अनुभव को या तो किसी कूड़ेदान में फेंक के घर बैठ जाऊँ, वो मैं कर नहीं सकता, कोई भी नहीं करेगा। इस 40 साल के अनुभव को मैं लोगों के बीच में ले जाना चाहता हूँ, युवाओं के बीच में ले जाना चाहता हूँ, उन लोगों को अवसर देना चाहता हूँ राजनीति में आगे आने के लिए जिनको आज तक नहीं मिला। आज हमारे देश में राजनीति ये हो गई है कि जिनके पास बहुत धन है वो कर सकते हैं, या जो परिवार राजनीति में है वो कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो मध्यम वर्ग है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो राजनीति में आ ही नहीं सकता क्योंकि इतना महंगा हो गया है चुनाव लड़ना। ये बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा टैलेंट हम खो रहे हैं देश में। तो एक ऐसा मंच हो जिस पे ये सब लोग आके अपनी बात कह सकें, चुनाव लड़ सकें, देश के विकास में योगदान दे सकें, ये करने का अवसर मुझे मिला है और मैं इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं और इसको करेंगे। तो हम ये माने कि अब आप कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? अभी ऐसे विचार लोगों से आए हैं, जो फीडबैक आया है, मुझे निष्कासित किया। मैंने जो वीडियो जारी किया था, आप सबने देखा, आप सबने आशीर्वाद भी दिया। लगभग 5 लाख लोगों ने उसको देखा। जी, आपने जिस तरीके से फाड़ के फेंका था, अब वो जो भी था, आपने निष्कासन का पत्र फाड़ा था आपने। जी हाँ, जो भी था वो 5 लाख लोगों ने देखा। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, अन्य दलों के लोगों के फ़ोन आए कि इसमें आपको आगे कुछ करना चाहिए और जब इतना सब हो गया तो चुप नहीं बैठना चाहिए। तो मेरा उत्साह बढ़ा। फिर मुझे भी लगा कि ईश्वर मुझसे कुछ नया कराना चाहते हैं। मीडिया के साथियों के बहुत फ़ोन आए और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिया। तो ऐसा विचार बन रहा है कि एक नई ऐसी कांग्रेस पार्टी बनाई जाए जिसमें कार्यकर्ता सर्वोपरि हो, कोई हाई कमांड ना हो, क्योंकि आज तक जो हार हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या अन्य राज्य हों, उसका बहुत बड़ी जवाबदारी हार की हाई कमांड को जाती है, क्योंकि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले टिकट प्रदेश से तय हो जाते थे, बूथ से तय होते थे, गांव से तय होते थे, शहर से तय होते थे, वार्ड से तय होते थे, नतीजा आता था। आज ये सब नहीं हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस बहुत धरातल पर जाती जा रही है। तो ये माने कि अब जो नई कांग्रेस आप बनाने की सोच रहे हैं या बनाने जाएंगे, तो लक्ष्मण सिंह की कांग्रेस कहलाएगी वो? बिल्कुल नहीं। ये लक्ष्मण सिंह चुनाव भी नहीं लड़ने वाले। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कोई कांग्रेस अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं 9 8 चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि उन लोगों को अवसर मिले चुनाव लड़ने का जिन्होंने हमें जिताया है। उनको भी तो कोई प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी तो कोई अवसर मिले। तो ये जो भी हम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं और मैं तो चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं आपसे आज कह रहा हूँ। जी, तो आप बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं कि अब आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा और ये पार्टी खड़ी होगी, इन्हीं में से हम लोगों को लड़ाएंगे। मगर हम देखते हैं आपको, आप 5 बार सांसद रहे हैं, जिसमें 4 बार कांग्रेस की तरफ से, 1 बार बीजेपी की तरफ से। जी, लोग ये उम्मीद कर रहे थे फिर आप एक बार बीजेपी की तरफ चले जाएंगे या बीजेपी वाले आपको बुलाएंगे। देखिए, मेरा किसी पार्टी से, किसी नेता से मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, कभी नहीं माना, ना आगे भी मानूंगा। भले लोगों ने मेरे साथ जो भी व्यवहार किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, मैं उनको कभी मेरा दुश्मन नहीं मानता हूँ। बीजेपी में वापस जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी को 20 वर्ष हो गए, अब उनको हटाना भी ज़रूरी है।
तो एक कांग्रेस ही खड़ी होगी, जो अब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस खड़ी होगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम एक संगठन इतना मजबूत बना के खड़ा करेंगे कि वर्तमान जो कांग्रेस है उसको मजबूरन हमसे बात करना पड़ेगा। जहां हम मजबूत होंगे हम लड़ेंगे, जहां वो मजबूत होंगे हम उनका समर्थन करेंगे, और मिलके हम लड़ेंगे तो भाजपा हारेगी, और नहीं तो नतीजा सामने है। कांग्रेस, ये वर्तमान कांग्रेस तो नहीं जिता मगर आप कैसे सरकार करें बना कि सकती। ये कांग्रेस आपसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, आपने उन्हीं के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए आपको पार्टी से बाहर निकाला गया है। अब इन लोगों की क्या बात करें। इन्होंने एक पर्यवेक्षक भेजे थे, मोहन प्रकाश जी, जो जनता पार्टी से आए थे। जी। उन्होंने इंदिरा जी की तस्वीर को पैरों तले रौंदा था, उनको पर्यवेक्षक बना के भेज दिया। तो जब ये कर सकते हैं, तारिक अनवर जिन्होंने मुझे निष्कासन का मेरा ऑर्डर निकाला, उन्होंने सोनिया जी के विदेशी मूल पे सवाल उठाए थे और एनसीपी में चले गए थे, फिर वापस आ गए। वो आज अनुशासन समिति के अध्यक्ष और लक्ष्मण सिंह को निष्कासित उन्होंने करवाया है। तो ऐसे लोग अगर हमसे समझौता भी कर लेंगे उस समय, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मगर और ये इनकी मजबूरी होगी। मैं आज कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 3 साल का समय, आप देखेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, देखेंगे। क्या बात है। मगर राहुल गांधी ये भोपाल आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी, और कहा एक ऐसा जुमला दिया था जिस पे हर जगह चर्चा हुई कि हमारे पास 3 घोड़े हैं, कि शादी के घोड़े, रेस के घोड़े और एक लंगड़े घोड़े। तो उस बयान के बाद आपको बाहर कर दिया गया। तो लोगों ने कहा कि क्या लक्ष्मण सिंह जी लंगड़े घोड़े हैं? जी, मैंने उत्तर मेरे वीडियो में दे दिया था। लंगड़े घोड़े का अगर उनका इशारा मेरी तरफ से था, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब वो लंगड़ा घोड़ा का उल्लेख कर रहे थे, मैं उस समय वृंदावन में परिक्रमा लगा रहा था। तो मैं लंगड़ा होता तो वहाँ 5 घंटे चलने की परिक्रमा मैं नहीं लगा सकता। ये मतलब ये इस तरह की बात करना क्या उचित है? बिल्कुल। एक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को मानते, मैं तो नहीं उनको मानता, लेकिन लोग मानते हैं, पार्टी मानती है। लेकिन देखिए, जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से होता है। गीता में भी यही लिखा है। और उनके जो अभी तक कर्म हैं, कहीं कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है। दोहरी नागरिकता के मुकदमे चल रहे हैं। दोहरी नागरिकता वो व्यक्ति लेता है, या तो उसका परिवार किसी अन्य देश में हो, या कोई व्यापार अन्य देश में हो। इनका कौन सा परिवार बताएं, या कौन सा व्यापार है बताएं। 800 करोड़ के गबन का मुकदमा चल रहा है, उसको लोग नेता मान रहे हैं। एक समिति, एक सोसाइटी नेशनल हेराल्ड की बनी हुई है, उसके सारे शेयर खुद ने अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिए, जमानत पे हैं। इनको नेता जो मानते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। मगर नेता मानने वाले लोग वही हैं जो आपके बड़े भाई हैं, आपके भतीजे हैं। अब ये उनसे पूछिएगा, ये उनका सोच है और मेरा सोच अलग है। और परिवार में हम क्या है कि हम पारिवारिक बात करते हैं, राजनीति की बात ही नहीं करते। कई वर्षों से भाई साहब से भी कोई राजनीति की बात नहीं हुई, और जयवर्धन तो मेरे बेटे से भी छोटा है, तो उससे कोई राजनीति की बात नहीं होती। और वो इतना परिपक्व भी नहीं है कि उससे कोई राजनीति की बात करें, तो पारिवारिक बात होती है। मगर फिर भी आपको लगता है, मगर राजनीति तो आपको परिवार से ही आया। आपके बड़े भाई राजनीति में थे, तो फिर आप भी राजनीति में आ गए, उन्हीं वही आपको राजनीति में लाए। राजनीति में निश्चित रूप से पार्टी लाई, और उन्होंने भी मुझे आगे आने के लिए अवसर दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहला टिकट स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने मुझे दिया था। मेरा आने का इरादा नहीं था, मैं तो नौकरी करता था केरल में। अच्छा, आप नौकरी की? आपने टी कंपनी में, मेरे परिवार में अकेला मैं एक ऐसा सदस्य हूँ जिसने नौकरी करी है, और बहुत कुछ सीखा मैंने। केरला में टी कंपनी में नौकरी करता था। माताजी अकेली रहती थी, भाई साहब राजनीति में थे, तो उनका पत्र आता रहता। उस समय पत्र से पत्राचार होता था, फ़ोन लगता नहीं था, केरला बहुत दूर था। तो मुझे बार बार पत्र लिख के उनने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ घर का काम देखो। तो तय हुआ था कि मैं घर का काम देखूंगा, भाई साहब राजनीति करेंगे। 89 में वो लोकसभा का चुनाव हारे, और 90 में एक क्राइटेरिया बन गया था पार्टी में कि जो 89 में हारा उसको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो उस क्राइटेरिया में एक नया उम्मीदवार देखना था। तो अर्जुन सिंह जी ने इनिशिएट किया था, श्यामाचरण जी शुक्ल ने इनिशिएट किया था। भाई साहब के दिमाग में किसी अन्य व्यक्ति का नाम था, और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं इनके लिए टिकट के लिए करूंगा।
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैंने करी है। पार्टी का लास्ट मिनट निर्णय हुआ, मुझसे कहा गया, तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट राजनीति में आया था, पर आ गए तो फिर खूब मेहनत करी, जनता ने साथ दिया, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो आज यहाँ तक पहुँचे। मगर आप जब बीजेपी में चले गए थे तो उसकी क्या वजह रही थी? उसके कई कारण थे, वो कई मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन अटल जी हमारे स्वर्गीय पिताजी के उनके अच्छे संबंध थे और वो राघोगढ़ में आए थे, पिताजी के साथ भोजन भी उन्होंने किया था। ये बात है 1950 के दशक की, 52-57 हमारे पिताजी निर्दलीय विधायक थे। तो जब अटल जी जैसा नेता गांव में आता था तो उनका सम्मान सभी करते थे। उस समय ये भावना नहीं होती थी कि उस पार्टी के हैं तो मत जाओ, उस पार्टी को बुरा भला कहो, ऐसा कुछ नहीं था। गांव में कोई आए हैं तो उनका सम्मान होता था। कांग्रेस के नेता आते थे, उनका सम्मान करते थे, जनसंघ वाले भी करते थे। उस समय जनसंघ होती थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय तो राजा महाराजा लोग जनसंघ से ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। हाँ, पर हमारे पिताजी एक बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम की सोच वाले थे। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और पेट्रोल की शॉर्टेज बहुत हो गई थी उस समय, तो वो पैदल जाते थे, गाड़ी से नहीं जाते थे। तो उसकी उनकी सोच वो थी, तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया। तो अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लोकसभा में मुझे 1-2 बार सुना, तो उन्होंने किसी से कहा कि इसको मेरे पास भेजो। अच्छा। तो मैं गया, प्रधानमंत्री जी बुलाया और बहुत ही सरलता से वो मिले मुझे, मैं बहुत उनसे प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा भाई एक भाई हमारे साथ आओ। तो मुझे लगा ये कुछ देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। उस समय नेशनल हाईवे बन रहे थे, गांव में सड़क नहीं हुआ करती थी, प्रधानमंत्री सड़क की योजना अटल जी लाए थे। तो मैं उस समय प्रभावित होकर गया था और उन्होंने मुझे चुनौती भी दी कि राजगढ़ से ही लड़ो। अब मेरे लिए बड़ा कठिन था, राजगढ़ से मैं 4 बार कांग्रेस का सांसद रहा, राजगढ़ में जाके लड़ूं, लेकिन वहाँ ईश्वर की कृपा से सफल हुए। और ऐसा बहुत कम आप देखेंगे कि एक सीट से पार्टी बदल कोई लड़ा और जीता हो। हाँ। तो मैं वहाँ रहा, फिर कुछ कारण जो भी थे वो सब सामने सबके हैं, तो मैं फिर वहाँ से वापस कांग्रेस में। एक चुनाव हम लोगों ने वो भी देखा जब दिग्विजय सिंह जी ने आपके खिलाफ बड़ा प्रचार किया था, फेंटा बांध के अमलावे के को सपोर्ट में लाके, और उन्होंने प्रचार भी किया था और बहुत कुछ कहा भी था। हाँ। जो मुझे बहुत बुरा भी लगा था, लेकिन मैंने कभी इस बारे में उल्लेख नहीं किया। बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कहें, मेरा मुंह कभी उनके खिलाफ कभी नहीं खुलेगा, उनका सम्मान करूंगा, पर मुझे बुरा जरूर लगा। ऐसे पॉलिटिकल परिवारों में जैसे हम लोग तो दूर से ही देखते हैं, आप लोग तो पूरी आपकी फैमिली है, आपके बड़े भैया 10 साल तक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और दिग्विजय सिंह जी उनका बेटा भी है और सब लोग हैं। मगर ऐसे तनाव कैसे डील करते हैं आप लोग कि एक दूसरी पार्टी में आपस में चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कह भी रहे हैं कभी कभी, फिर जब सामने आते होंगे तो कैसे डील करते हैं? एक दूसरे के खिलाफ एक तरफ से ही कहा जाता था वन वे ट्रैफिक। तो अब हमारे राजपूतों में, राज परिवारों में अक्सर ये परंपरा है कि छोटे भाई को पहले तो संपत्ति से अलग कर दिया जाता था। वो तो देश आज़ाद हो गया तो मुझे मेरा संपत्ति का हिस्सा मिल गया, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ होता। शिक्षा तक नहीं दी जाती थी छोटे भाई को निशाने, पहले से ही निशाने बनाया जाता। हाँ, कि भाई ये तो हमको कहते थे छोट भैया है, हमारा नाम तक नहीं लेते थे, कहते थे छोट भैया है। तो इस तरह कई परिवार जो हैं राज परिवारों में, राजपूतों में, इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। छोटे भाइयों को उनकी गलती क्या है कि उनके बाद पैदा हुए, और कोई गलती नहीं। लेकिन इस तरह की भावना पहले बहुत ज़्यादा थी। लकीली हमारे परिवार में ऐसी भावना नहीं थी। हाँ। लकीली नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य था कि पिताजी इस तरह नहीं सोचते थे। मेरे भाई साहब ने भी ऐसा नहीं सोचा, नहीं तो वो मुझे पढ़ाते ही नहीं। हाँ। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ने, तो मैं उनका एहसान मानता हूँ, लेकिन ये इस तरह परंपरा रही है। पर आपने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला? आज तक नहीं, ना आगे बोलूँगा। वो भले ही मेरे खिलाफ कुछ भी कहें, मेरा एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। क्या बात है। हाँ, हम लोगों ने देखा आपने हमेशा चुप्पी साध के रखी, कभी कुछ नहीं बोला, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ प्रचार किया, फेंटा बांध के जाने क्या क्या खूब किया साहब, और आगे भी करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। आप जो अपनी नई पार्टी बनाएंगे तो उसका मुकाबला कांग्रेस से ही होगा? ये बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हाईकमांड में नहीं तो उनकी नज़र में गिर जाएंगे। तो वो तो करेंगे ही करेंगे, पर मैं अपना काम करूँगा, कभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और राजनीति की हम चर्चा ही नहीं करते। परिवार मिलते हैं, मिलेंगे,
परिवार की बात करेंगे और भी बात करेंगे, राजनीति की बात करने को अब कुछ बचा भी नहीं है, तो उनके पास बचा ना मेरे पास बचा। मगर दिग्विजय सिंह साहब जो इतने मुखर होते हैं खासकर आरएसएस और संघ के खिलाफ, जबकि पहला चुनाव तो वो भी निर्दलीय ही जीते थे, नगर पालिका का जो चुनाव लड़ा था, तो ऐसे संघ के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा मुखर होते हैं उसकी क्या वजह देखते हैं आप? हाई कमांड को खुश करने की हाई कमांड को खुश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकते आप। तो ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी वो हर कदम उनका एक रणनीति से भरा होता है, वो सोचते ही रणनीति के बारे में है और बड़े बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं। मैं इतना कुशल नहीं हूँ। तो यदि फिर लौटे हम लोग कांग्रेस की तरफ, तो अभी जो वर्तमान में जो कांग्रेस का नेतृत्व है, हमारे देश की तो बात कर ली, मगर जो प्रदेश में है, तो क्या ऐसे कुछ उम्मीदें हैं आपको? देखिए, प्रदेश में जो अभी अध्यक्ष हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। ये जब स्टूडेंट थे तब मैंने इनके जिम का उद्घाटन किया था। अच्छा। और यूथ कांग्रेस में भी अच्छा इन्होंने मेहनत करी है, खूब संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये मासेस में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। जो एक जन नेता की तरह उभर कर अभी तक ये नहीं आ पाए हैं। फिर एक कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा कुछ वर्षों से चली है, हाई कमांड से लेकर नीचे तक, जिस पे ज़्यादा एफआईआर होंगी वो बड़ा नेता होगा। अच्छा। तो एफआईआर लगना चाहिए, तभी आप उनकी नज़र में बड़े दिखेंगे। आला कमान की नज़र। डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो क्या बात कर रहे हो, एफआईआर है क्या? तो एफआईआर बनाने के चक्कर में, होड़ में, अभी 6 बनी है शायद जीतू पे, जब तक 10-8 नहीं बनेगी तब तक वो उसकी कुर्सी सेफ नहीं है। तो वो बार बार कानून तोड़ेंगे, बार बार एफआईआर बनेगी और नेतृत्व तभी खुश रहेगा। तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करेगी तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए एक नई कांग्रेस की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सर पिछला चुनाव था मध्य प्रदेश का, वो जीत के आए थे, और मगर सरकार बुरी तरह गिर गई थी। 15 महीने में कमलनाथ जी चले गए थे। तो आपने उस दौर को भी बड़े करीब से देखा है कि कैसे अच्छी खासी सरकार आई कांग्रेस की, 20 साल बाद आई और 15 महीने में चली गई। तो उसके पीछे क्या वजह दिखते हैं आप? उसके पीछे भी हाई कमांड। मैं आपको बताऊं, एक चुनी हुई सरकार है, 15 साल बाद बनी है। कमलनाथ जी जैसा शीर्ष नेता कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और सिंधिया जी असंतुष्ट हैं, जबकि उनके मंत्री भी थे। तो इनको बुला के हाईकमांड को बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? क्यों नहीं की? कुछ नहीं किया। सिंधिया जी से पूछते और कमलनाथ जी से पूछते। आज कर्नाटक में समस्या होती है तो हाईकमांड इंटरवीन करता है, बिल्कुल। उस समय क्यों नहीं किया? ऐसे खुला क्यों छोड़ दिया? सिंधिया जी के खिलाफ भी कई बातें कही गई। उस समय तो कांग्रेस के वो नेता थे, उनके पास उनके मंत्री थे, तो उनसे क्यों कहा गया कि ये सड़क पे चल लेंगे? सड़क पे चल लो, जाओ सड़क पे चलो। ऐसा कोई अपने नेता को कहता है क्या? उससे नाराज होके वो गए और भाजपा ने इसका अवसर उठाया और सरकार गिरा दी, सरकार बना ली। तो ये तो गलती हाईकमांड की कहूँगा मैं। इसमें कमलनाथ जी ने जिन पर भरोसा किया वो भरोसे में रह गए, और इतना सब अनुभव के बाद भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, भाई साहब भी बहुत अनुभवी नेता हैं। हाँ। ये 2 अनुभवी नेता इस चीज़ को क्यों नहीं देख पाए? हम लोग सब समझ रहे थे, हम लोग कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था 2 महीने से, 1.5 महीने से कि गिरने के आसार दिख रहे हैं। लोग एमएलए स्कूल की बात कर रहे थे। आपको भी ऑफर आया होंगे समय? नहीं, ऑफर सबको आया, मुझे भी आया, लेकिन खैर सबको मालूम था कि मैं इस ऑफर में पढ़ने नहीं वाला हूँ। तो मेरे पास कोई डायरेक्ट ऑफर नहीं आया, पर इनडायरेक्ट ऑफर आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो अब आपको तो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें नए लोग हैं, उसका कुछ नाम वगैरह सोचा है आपने? ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो उपेक्षित रहे हैं या जिनको अवसर नहीं मिला है, वो तय करेंगे। और ऐसे बहुत से लोग हमसे जुड़ेंगे जिनको आज तक राजनीति में अवसर नहीं मिला, जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, पुरुष, महिला, छात्र, उनसे इंटरैक्ट हम करेंगे। पूरे प्रदेश में घूमेंगे। अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जो भी कदम हम उठाएंगे बहुत सोच समझ के उठाएंगे और ठोस कदम उठाएंगे। तो ये माने कि अगले चुनाव में आपकी एक पार्टी होगी जो चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, अभी 3-3.5 साल हैं,
हम एक कांग्रेस ही खड़ी करेंगे और वो कांग्रेस इतनी मजबूत करके बता देंगे आपको कि वर्तमान जो कांग्रेस है बिना हमारे सहयोग के नहीं जीत पाएगी। आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश है? तीसरी पार्टियां, आपका कहना सही है, अभी तक नहीं चल पाई हैं, सही कहना है, लेकिन वो व्यक्ति पर आधारित थी। तिवारी कांग्रेस, सिंधिया कांग्रेस, ये व्यक्ति पर आधारित थी। उमा जी की लोक जनशक्ति, लोक जनशक्ति व्यक्ति पर आधारित थी। ये लक्ष्मण सिंह पे आधारित नहीं रहेगी। ये पार्टी रहेगी जनता की, ये पार्टी रहेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, वो बनाएंगे, नाम कांग्रेस ही रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्धांत कांग्रेस के रहेंगे, सोच कांग्रेस की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, 20 साल हो गए, हारना भी चाहिए, उनको हराएंगे हम। तो सोच वो रहेगी, लेकिन एक संगठन अलग खड़ा होगा और ये सफल होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगने का बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक कांग्रेस ऑलरेडी रहेगी, दूसरी कांग्रेस आप खड़ी करेंगे। देखिए, वो 100 साल पुरानी पार्टी है। ईश्वर की कृपा हो, अपना आत्मविश्वास हो, जनता का साथ हो तो क्या कठिन है। आज आपका चैनल ही देख लो, आप इतना शानदार आपने चैनल खड़ा किया, कठिन काम था लेकिन आपने किया। 1 साल हुआ है सर। 1 साल के अंदर आपने एक इतना शानदार बड़ा चैनल खड़ा किया है, तो ये आप एक प्रेरणा दूसरों को देंगे और लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम मजबूती से कोई फैसला लेते हैं तो उससे प्रेरणा और लोगों को मिलती है और लोग आगे आके करते हैं और ये देश मजबूत होता है, सोच मजबूत होती है। आपको शुभकामनाएं सर। मगर धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह जब खाली होते हैं तो कैसे वक्त बिताते हैं और क्या उनकी हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ में एक तो मुझे पर्यावरण से बहुत लगाव है, वन संरक्षण का मैं बहुत काम करता हूँ, वर्षों से कर रहा हूँ। हाँ। और संगीत में मुझे शौक, रुचि बहुत है, रोज़ गाना सुनता हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और बस यही, और इंटरेक्शन पब्लिक से मेरा बना रहता है। सर, गाना किसका पसंद करते हैं आप? जी, अब कुछ भजन भी अभी कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है, गाता हूँ। हाँ। सुनता तो पहले भी था, और किसका हर तरह का संगीत जी। हर तरह का संगीत। कृष्ण के भजन ज़्यादा मैं सुनता हूँ, और संगीत हर तरह का, गज़ल हो, कोई और गाना हो, शास्त्रीय संगीत हो। तो सर गुनगुना के हो सके तो बताइए कोई गज़ल। फिर कभी अगली बार। हम लोग देखते हैं आपकी पत्नी हैं जो आपको बड़ा सपोर्ट करती हैं, रुबीना सिंह जी। तो वो भी पहले ट्विटर पे बहुत एक्टिव होती थी और कोई आप पे अटैक करता था तो आगे आके मोर्चा लेती थी। कितना सपोर्ट मिलता है आपको उनका? नहीं, वो खूब सपोर्ट करती हैं, और वो विदेशों में भी उन्होंने पढ़ाई करी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है और अपनी एक सोच रखती हैं। और आज वो समय नहीं है कि आप पत्नी से ये कह दें कि तुम चूल्हे तक ही सीमित रहो। आज की दुनिया में महिलाएं खूब आगे आके अपना विचार रख रही हैं, बहुत उल्लेखनीय काम कर रही हैं, पायलट हैं, युद्ध में लड़ी हैं। आज हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि उल्लेखनीय उपलब्धि हमारी महिलाओं ने की, पायलट्स ने। मोदी सरकार की कामकाज पे क्या कहेंगे कुछ? देखिए, ये जीएसटी से जो इनको पैसा मिला है, देखिए, और ये जीएसटी की सोच मनमोहन सिंह जी की थी, दुर्भाग्यवश उनको काम नहीं करने दिया गया। वो जो राहुल जी ने पर्चा फाड़ा था, संभवतः वो जीएसटी का ही प्रस्ताव था। अगर उस समय जीएसटी लागू हो गया होता तो ये बहुत सफल होता। जीएसटी से इनको 22 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष तक उनको रेवेन्यू आई है, और जब से जीएसटी लगा है रेवेन्यू में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसका लाभ लेके मोदी जी ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्मा है, 15 साल से प्रधानमंत्री बना है, तो उनको श्रेय तो देना पड़ेगा। आप उनको अब्यूज़ करते हैं, हर कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते, चौकीदार चोर है, पता नहीं क्या क्या, किस तरह, ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश का है, उसका सम्मान करना चाहिए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, अटल जी सम्मान करते थे, आडवाणी जी सम्मान करते थे, सब सम्मान करते थे। कम से कम इतनी बुद्धि तो थोड़ा रखना चाहिए कि हमको उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहें, कम से कम ये तो सोच होना चाहिए। समय जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, अब तक 1-1.5 साल होने को आ रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप उनको? 1.5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन फील्ड में अभी काम दिख नहीं रहा है।
अभी आप देखिए कि अभी जो बोनी हुई है उसमें बीज नहीं उगा है, बहुत सारे जिलों में सोयाबीन का। शिवराज सिंह जी कल गए हैं, उनका वीडियो आज देखा मैंने, वो खुद जाके उन्होंने देखा है कि बोनी नहीं हुई और बीज नहीं अंकुरित हुआ है, और उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी चूक है। तो ये तो शिवराज सिंह खुद कह रहे हैं जो कृषि मंत्री हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ कही कि साहब हमने वन संरक्षण में उल्लेखनीय काम किया है। जी जी। उन्होंने एक आज सेंचुरी डिक्लेयर जो करी, जो वापस प्रस्ताव लगी, जब से खिवनी की सेंचुरी उन्होंने डिक्लेयर करी थी, अब वो रद्द कर दी, जो भी कारण रहे हों। उनसे ये पूछिए कि 600 स्क्वायर किलोमीटर जंगल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे कट गया। 600 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का जंगल कट गया है। 40% हमारा फॉरेस्ट था, आज 25% रह गया है। जंगल कटने से रोजगार जाता है, जंगल रोजगार देता है वनवासी को। तो ये कैसे हुआ। और अभी उन्होंने कहा है कि दूध के हमने दाम बढ़ा दिए हैं, अच्छा फैसला है, लेकिन किसान को अभी तक नहीं मिला है। ये आपका ऑर्डर कहाँ है, वल्लभ भवन की फाइलों में दबा है। तो मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह हो, ये हों, भाई साहब हों, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, इन्होंने जो कहा है, कितना अचीव किया, कितना नहीं किया है, इसका आकलन भी होना चाहिए। इसका आकलन दुर्भाग्यवश नहीं होता है। लाडली बहना का कहा, कितनी लाडली बहनाओं के नाम कट गए, वो कोई बात नहीं करेगा, बस ये कहेंगे कि हमने दिया। सर, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो आप तो विधायक थे, तो उस मुख्यमंत्री काल को कैसे गिनते हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, संसाधनों की कमी थी और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। यहाँ से फ़ोन रायपुर लगाते थे तो लगता नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, संसाधन केंद्र सरकार भी इतनी नहीं देती थी। उस समय इनकी प्राथमिकता जो थी वो ये थी कि एक सामाजिक समरसता हो, जो एक बहुत अच्छा निर्णय था, और उन्होंने इस तरफ कदम उठाए जिससे सामाजिक समरसता बनी, ऊंच नीच का भाव कम हुआ। नहीं तो हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते थे दलितों को सम्मान मिला, आदिवासियों को सम्मान मिला। और पंचायत राज एक ऐतिहासिक फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। सरपंच चुनाव हुआ, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। जो ब्लॉक के अधिकारी होते थे वो तय करते थे यहाँ खरंजा बनेगा कि नहीं बना, कीचड़ में लोग निकलते थे। तो पंचायत राज से जो अधिकार मिले उससे आत्मविश्वास बढ़ा। 50% आरक्षण महिलाओं को जो दिया उससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। सर, मगर ऐसा क्यों कि उनके उस कार्यकाल को बड़ा दागी, बहुत कमजोर, बंटाधार कहा जा रहा है? ये एक जगह हम फेल हो गए, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो हम नहीं बना पाए। उस पर हमारी दिग्विजय सिंह जी व्यवस्था ठीक नहीं रही, जो भी कारण रहे हो, अब उसका उत्तर वो देंगे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बनाने में पूरी तरह हम लोग निष्फल हुए, और उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना। उसका खामियाजा भुगता, और वो अभी तक भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बना दिया। इनके पास जीएसटी से जो पैसा आया इन्होंने बना दिया। ठीक ठीक। तो इसका लाभ इनको मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिल रहा है। इनकी 10 गलतियां भी ढक रही हैं, क्योंकि वही सड़क तो बन गई है। सही सही। तो ये 10 गलतियां भी लोग ओवरलुक कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, अपने सड़क तो है अपने पास। जनता बड़ी उदार होती है, थोड़ी चीज़ में खुश हो जाती है, और वो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ बीजेपी सबको बांटती है, चाहे मुफ्त अनाज हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम इस प्रोग्राम को, और ये इसीलिए ये फॉर ग्रांटेड पब्लिक को ले रहे हैं, और कभी कभी धोखा भी खाएंगे, आगे बार नहीं आने वाले अब की बार, कि हम कुछ भी गलती करें, हमारी पब्लिक हमारा साथ दे, क्योंकि पब्लिक भी एक हद तक देख रही है, लेकिन हद से ज़्यादा गलतियां होंगी तो पब्लिक आपको भी बाहर करेगी निकाल। चलिए, तो ये बड़ा संदेश है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता को फॉर ग्रांटेड मांगने लगती है तो फिर जनता उसको फिर सबक सिखाती है। लक्ष्मण सिंह जी, आप हमारे यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तो हम सब देखेंगे मध्य प्रदेश के लोग। मैं जब बनाएंगे, जब लोग बनाएंगे, मैं उनके साथ हूँ, पीछे खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। ये थे लक्ष्मण सिंह जी, और अगली बार किसी ऐसी शख्सियत से फिर आपका द टॉक टाइम में मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।